नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई और इस अहम बैठक में 13 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है, जिसमें पावर लूम हैंडलूम योजना के प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है आज की इस कैबिनेट में। वहीं बुनकरों को लेकर जो प्रस्ताव था उस पर भी मोहर लगी है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम पूरी जानकारी दी है। बिजली को लेकर बुनकरों की जो मांग थी उसको मंजूरी दी गई है। बुनकरों को योजना से लाभ मिलेगा, ऐसा कहना है AK शर्मा का। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कुल 13 प्रस्तावों पर मोहर आज लगाई गई है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक करीब 4 बजे हुई थी और 4:30 बजे तक ये बैठक हुई और इस दौरान काफी अहम चर्चा हुई और साथ ही 13 अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लगी है, जिसमें पावर लूम हैंडलूम योजना के प्रस्ताव पर आज मोहर लगी है। इस खास अहम बैठक में बुनकरों को लेकर प्रस्ताव जो था उस पर भी कैबिनेट की मोहर लगी है और कैबिनेट बैठक के बाद में सरकार की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। बिजली को लेकर बुनकरों की मांग को मंजूरी मिल गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। 13 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। पावरलूम हैंडलूम योजना के प्रस्ताव पर भी मोहर लग गई है। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ही आज ये अहम बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहे और कैबिनेट बैठक के बाद में सरकार की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि आखिर किन किन अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है? कुल 13 प्रस्तावों पर आज मोहर लगी है, क्या कुछ है वो 13 अहम प्रस्ताव? अहम फैसलों पे मुहर लगी है, जिसमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट आप कहेंगे और सबसे बड़े फैसले जो हैं उस पर हम नजर डाल देते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसमें बुनकरों को सबसे ज्यादा फायदा देने की प्रस्ताव था, उसको आज यहाँ पे मंजूरी मिल गई। बुनकरों के लिए पावरलूम के संबंध में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। हैंडलूम योजना को मंजूरी मिल गई है और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर जो विद्युत जो फ्लैट रेट की जो बात होती थी उसके प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई। इसी के साथ आपको बता दें कि जो बकाया था उसको 2006 का जो दर था उसी के हिसाब से बकाया के जो मंजूरी थी, जो प्रस्ताव था उसको भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दूं नगर विकास की तरफ से शुद्ध पेयजल, जिसकी हमेशा से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर जल नल की तरफ से कोशिश करती रहती थी कि किस तरीके से सभी के पास शुद्ध पेयजल मिले। अमृत पेयजल योजना के तहत उसमें भी करीब 1000 करोड़ के योजनाओं को मंजूरी दी गई है। सबसे अहम जो अब लखनऊ के सरोजिनी नगर के वार्ड 1 और 2 और इब्राहिमपुर के हर जल में आपको स्वच्छ जल मिलेगा, पानी का पीने का भी उसे प्रावधान रहेगा। इसके अगर हम देखेंगे तो करीब 24,363 घरों को कनेक्शन दिया जाएगा और इससे करीब 1,80,000 के आसपास के जो आबादी है उसको सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं गाजियाबाद में 547 करोड़ की अमृत 2 योजनाओं को भी सीवेज प्रोजेक्ट जो है उसको भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ 10 वार्ड को इससे सीधा लाभ मिलेगा। 68 MLD का STP बनेगा। 68,000 घरों को इसके सीवेज जो कनेक्शन है उससे सीधा जोड़ जाएगा। तो जिस तरीके से जो स्वच्छता की बात भी की जाती थी योगी सरकार की तरफ से, उस पर भी कहीं ना कहीं एक अहम कदम आपको इसमें देखते हुए साफ साफ मिल सकता है। तो ऐसे कुछ प्रस्ताव हैं जिसमें आगरा में पेयजल हेतु कटरा क्षेत्र में गंगा नदी आधारित वाटर सप्लाई के लिए 264 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसमें 38,431 घरों को कनेक्शन दिया जाएगा। आवास विभाग की प्रस्तुति में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण जो नए जो टाउनशिप एरियाज जोड़े जा रहे हैं उनके लिए भी करीब 25 एकड़ की जो भूमि थी उसको भी एक जो प्रस्ताव था उसको भी पास कर दिया गया है। तो जिस तरीके से हम देखें अगर जिस हर तबके को कहीं ना कहीं जो आज कैबिनेट बैठक थी उसमें फायदा देने की बात की गई, जहां बुनकरों के लिए हम देखे थे कि जब गर्मी का सीजन आता था तो सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती थी वो बुनकरों के लिए आती थी और जो बिजली सप्लाई होती थी उसके लिए होता था। उसके रेट क्योंकि फ्लैक्चुएट होते थे उसको लेकर हमेशा से बात उठाई जाती थी। और अब जो अटल बिहारी योजनाएं थी जिसमें फ्लैट रेट रहता था। जी चलिए ठीक है, आप लगातार मनीष बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट और जानकारियां लेंगे। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर राज्यपाल हत्याकांड से जुड़ी सबकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शूटर अब्दुल कवी ने खुद कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ की CBI कोर्ट में सरेंडर किया है अब्दुल कवी ने। 1 लाख फरार इनामी अब्दुल कवी ने खुद को सरेंडर किया है कोर्ट में जाकर के। आपको बता दें कि इनामी शूटर अब्दुल कवी पिछले 18 साल से फरार चल रहा था।
तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 साल से फरार चल रहा था इनामी शूटर अब्दुल कवी और अब खुद कोर्ट में जाकर के उसने सरेंडर कर दिया है। राजूपाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 18 साल से पुलिस इनामी शूटर अब्दुल कवी तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद में अब्दुल कवी ने खुद अब सीबीआई कोर्ट में जाकर के सरेंडर कर दिया है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में जाकर सरेंडर किया है इनामी शूटर अब्दुल कवी ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 लाख के फरार इनामी अब्दुल कवी ने सरेंडर कर दिया है सीबीआई कोर्ट में जाकर के। पिछले 18 साल से वो फरार चल रहा था और अब सीबीआई कोर्ट में उसने खुद को जाकर सरेंडर कर दिया है। उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? 18 साल से फरार चल रहा था इनामी शूटर अब्दुल कवी और अब खुद सीबीआई कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रयागराज पुलिस को लगातार चकवा देते हुए अब्दुल कवी ने आज सीबीआई कोर्ट में जाके सरेंडर कर दिया। 1 लाख रुपए का इनाम अब्दुल कवी के ऊपर था। 18 साल से लगातार फरार चल रहा था और अतीक अहमद के इशारे पर ये लगातार जो है हत्याकांड की घटनाओं को अंजाम देना हो, लूट की घटनाओं को या रंगदारी मांगना हो, तमाम चीजों को लेकर अतीक अहमद के लिए काम कर रहा था। और उमेश पाल हत्याकांड में भी इसका नाम सामने आया था। जिस तरीके से 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने अंधाधुंध फायर की और बमबाजी की, उसी मामले में लगातार फरार चल रहा था और 1 लाख का इनामी था। आज जो है पुलिस की आंखों में धूल झोंकते जिस तरीके से यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार दावे कर रही थी कि वो जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन उनके दावों पर पानी फेरते हुए और चुपचाप तरीके से सीबीआई कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस जब रिमांड की अर्जी डालती है तो कितने दिन की रिमांड मिलती है, उसके बाद रिमांड पर लेने के बाद क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं। जी शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब रिमांड पर लेने के बाद क्या कुछ खुलासे होंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगली महत्वपूर्ण खबर है, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल ये याचिका विपक्षी दलों की तरफ से दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर 14 राजनीतिक दलों की तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। इस याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 राजनीतिक दलों के जरिए याचिका दाखिल की गई थी और याचिका में सीधे तौर पर विपक्षी दलों ने कहा था कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा था 14 राजनीतिक दलों की तरफ से। लेकिन एक झटके के तौर पर अब कहीं ना कहीं इसे देखा जा रहा है, क्योंकि 14 राजनीतिक दलों ने जो याचिका लगाई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और याचिका को खारिज कर दिया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए फोन लाइन पर। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, हम बात करें जिस तरीके से करीब 14 सदस्यीय दल हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था उसमें और यह याचिका डाली गई जिसके खासतौर से कहा गया था कि जो केंद्र सरकार है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और खासतौर से 2014 के बाद का जो जिक्र है वो कहीं न कहीं किया गया था उस याचिका में। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने इस पूरे मामले को सुना गया। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई करने से कहीं ना कहीं जो इनकार है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कर दिया और सीधे तौर पे ये कह दिया कि कोई भी कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो या कोई आम नेता हो, एक आम नागरिक की तरह उसके साथ भी ट्रीट होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसके साथ कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है तो उसी तरीके से वो कार्रवाई भी होगी। किसी को एक विशेष अधिकार कहीं भी नहीं मिलना चाहिए। अगर अदालत इस तरीके के विशेष अधिकार देने लगे तो निश्चित रूप से देश में एक गलत मैसेज जाएगा। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो ये याचिका है उसको एक तरीके से सुनने से इनकार कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। इसके साथ ही तमाम तरीके की बातें कही गई। कोर्ट में ये भी कहा गया कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, दूसरी तरफ आप जब बहस कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो आप ऐसा कह रहे हैं कि किसी को गिरफ्तार किया गया है, उसको बचाने की जो बात है वो कहीं ना कहीं आपकी बातों से झलक रहा है। तो निश्चित रूप से तमाम सारी दलीलें दी गई है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक कई विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की थी, छापेमारी की थी और कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था। तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक रणनीति बनाई थी और इसी रणनीति के तहत सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया था। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे इस पूरे याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की गाजियाबाद से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक की है। डिप्टी सीएम के अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक हुई और बैठक में मौजूद रहे गाजियाबाद के 5 विधायक। बैठक के दौरान निकाय चुनाव पर काफी खास ये चर्चा हुई और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया भी बैठक में मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। केशव प्रसाद मौर्य आज गाजियाबाद के दौरे पर रहे और बैठक में गाजियाबाद के 5 विधायक मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान जो आगामी नगर निकाय के चुनाव हैं उनको लेकर भी चर्चा हुई है इस बैठक में। साथ ही केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में फिर कमल खिलेगा और जो नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जबरदस्त उत्साह है। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से सफल होंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ऐतिहासिक है, निर्णायक। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी की तरफ से बड़ा निर्देश दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी के ट्रैफिक सेल ने चेतावनी जारी की है, अवैध पार्किंग पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध पार्किंग मिली तो अथॉरिटी के इंजीनियर इसके लिए जिम्मेदार होंगे। डीएम की तरफ से ये लेटर अथॉरिटी को भेजा गया था। आपको बता दें कि सेक्टर 18 को छोड़कर सभी जगहों पर फ्री की गई थी सरफेस पार्किंग। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। डीएम की तरफ से ये लेटर अथॉरिटी को भेजा गया था। सेक्टर 18 को छोड़कर सभी जगहों पर सरफेस पार्किंग फ्री की गई थी। नोएडा अथॉरिटी सीईओ ऋतु माहेश्वरी की तरफ से ये बड़ा निर्देश इस वक्त दिए गए हैं। अवैध पार्किंग पर बड़ी कार्रवाई होगी। सीधे तौर पर नोएडा अथॉरिटी के ट्रैफिक सेल ने ये चेतावनी जारी कर दी है। अवैध पार्किंग पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और अवैध पार्किंग मिली तो अथॉरिटी के इंजीनियर इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएम की तरफ से अथॉरिटी को यह पत्र भेजा गया था। आपको बता दें कि सेक्टर 18 को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर सरफेस पार्किंग जो है वो फ्री की गई थी। नोएडा अथॉरिटी सीईओ ऋतु माहेश्वरी की तरफ से यह बड़ा निर्देश। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? निशांत, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पाया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन डीएम की तरफ से अथॉरिटी को यह पत्र पहले भेजा गया था, जिसके बाद में सीधे तौर पर ऋतु माहेश्वरी की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं भी अवैध पार्किंग पाई जाती है तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी की तरफ से ये बड़े निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि सेक्टर 18 को छोड़कर सभी जगहों पर सरफेस पार्किंग जो है वो फ्री की गई थी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, वो भी नोएडा से ही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की हत्या का एक मेल सामने आया है। निजी चैनल के सीएफओ को ये मेल आई है और मेल की जानकारी मिलने के बाद नोएडा पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि मामले में नोएडा पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है। जैसे ही ये मेल की जानकारी मिली है तुरंत ये एफआईआर दर्ज की गई। सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में जांच के लिए टीम का गठन किया गया। कार्तिक सिंह नाम के युवक ने ये मेल किया है। थाना सेक्टर 20 में एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में अब जांच के लिए टीम का भी गठन कर दिया गया है। कार्तिक सिंह नाम के युवक की तरफ से ये मेल की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में पूरा जुट चुकी है कि आखिर किसकी तरफ से ये मेल भेजी गई। तो आपको बता दें कि निजी चैनल के सीएफओ को ये मेल आई है और मेल की जानकारी मिलने के बाद में अब नोएडा पुलिस एक्शन मोड में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसको लेकर एफआईआर नोएडा के सेक्टर 20 में दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच के लिए टीम का भी गठन कर दिया गया है इस मामले में। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नोएडा से।
तो नोएडा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की हत्या के लिए ये पूरा मेल सामने आया। हालांकि एफआईआर इस मामले में दर्ज की जा चुकी है। और अगली खबर है गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद के पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए एक किताब लिखी है। वहीं किताब का नाम नर्क से नगर की ओर रखा गया, जिसका विमोचन आज किया गया। इस किताब में उन्होंने अपने उन प्रयोगों को भी लोगों के सामने रखा है जो एकदम सही साबित भी हुए हैं। तो ऐसे ही प्रयोग हैं जो पूरी तरह से असफल भी साबित हुए। मलिन बस्तियों में जाकर के पुस्तक का जो विमोचन हमने अपने सफाई कर्मियों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है, उसका उद्देश्य केवल यही है कि जो कार्य ये कर रहे हैं इसका उचित सम्मान मिलना चाहिए। हमने जैसे अभी अपने उद्बोधन में भी बताया कि महात्मा गांधी जी का ये जीवन था कि वो प्रतिदिन मलिन बस्तियों में जाकर के सफाई का कार्य करते थे। वही एक संदेश है कि सफाई कर्मी अगर कोई सफाई का कार्य कर रहा है तो कोई छोटा कार्य नहीं कर रहा है या उसका केवल दायित्व नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़े उपकार का कार्य कर रहा है। उसका प्रतिदान हमें भी करना चाहिए और हम भी सफाई कार्यों में सहभागी बनने चाहिए। वहीं आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट मीटिंग से पहले पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी की चिंता कर लें। जो भी कैबिनेट में निर्णय लिए जाते हैं प्रदेश के हित में, जनहित में और लोक हित के निर्णय कुछ न कुछ अच्छे आते रहते हैं। देखिए स्वामी प्रसाद जी का तो मैंने उनके नेता को एक राय दी थी कि स्वामी प्रसाद जी लगातार कभी रामचरितमानस पे, कभी रामचरितमानस की चौपाइयों पे अनर्गल कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। तो उस पर चूँकि उनके नेता चुप हैं, इसका मतलब ये भी माना जाता है कि कहीं न कहीं उनकी मौन स्वीकृति है, सहमति है। लेकिन मैं तो एक राय दूंगा स्वामी जी को कि स्वामी जी को अब अगर या तो नेताजी की उनके जो पार्टी के नेता हैं वो चिंता कर लें, उन्हें स्वामी प्रसाद जी के घर वाले, उनके और जो शुभचिंतक हों, आप भी हो सकते हैं, ले जाओ। बहुत अच्छा है, बरेली में अच्छा है, आगरा में अच्छा है, इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था है और नहीं फिर हम लोग भी सहयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग खत्म हो चुकी है। कैबिनेट मीटिंग से पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने इस वित्तीय वर्ष में रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योगी सरकार का फोकस विकास पर है। 31 तारीख को 22-23 का फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ। उसमें हमारा रेवेन्यू कलेक्शन भी पिछले वर्ष के मुकाबले में बेहतर हुआ है और खर्चा भी बेहतर हुआ। 87% रेवेन्यू प्राप्त हुआ है लगभग और 82.47% खर्चा हुआ है। पिछले वर्ष के मुकाबले में लगभग 2.5% ज़्यादा हुआ। 6,15,000 करोड़ रुपए का हमारा बजट था, उसके अगेंस्ट में 5,07,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। तो ये अपने आप में पिछले वर्ष के मुकाबले में फाइनेंशियल स्थिति हमारी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर हुए एफआईआर को लेकर कहा कि जब लोगों ने मेरा सर कलम करने का ऐलान किया तब उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई। साथ ही आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे में एक नारा निकल कर आया था जो कुछ इस तरीके से था कि जब मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर हुई है। सर से डायरेक्ट जानते हैं, सर क्या कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? नहीं, 1993 में जब सपा बसपा गठबंधन हुआ था, माननीय काशीराम जी और नेता मुलायम सिंह यादव जी आपस में मिले थे, तो उस समय सपा बसपा के कार्यकर्ताओं ने एक नारा दिया था और उसी नारे को उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में उस दिन प्रस्तुत किया गया था। इसलिए पूर्व में किसी पार्टी के द्वारा दिया गया कोई स्लोगन, नारा कि अगर उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है तो आपराधिक कृत्य में नहीं आता है। लेकिन फिर भी एफआईआर हुई है, जो मुझे जानकारी मिली, तो उसकी अभी तो जांच प्रक्रिया चलेगी और आवश्यकता होगी तो हम कानूनी प्रक्रिया के तहत उस मामले को देखेंगे
लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जिस पर FIR होनी चाहिए वो खुला घूम रहा है। अभी अभी जब देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की मैंने बात उठाई थी तो कुछ लोगों ने धर्म की दुहाई देकर के मेरा सिर कलम करने का ऐलान किया। कोई 51 करोड़, कोई 51 लाख, कोई 21 लाख की सुपारी दिया, कोई 5 लाख रुपए की तलवार खरीदकर हवा में लहराते हुए मेरे हत्या की धमकी दी, कोई मेरे जीभ काटने के लिए 21 लाख और 11 लाख की घोषणा किया, कोई नाक काटने की बात किया, कोई हाथ काटने की बात किया। ऐसे लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने जान से मारने की धमकी, हत्या करने की और हत्या की सुपारी का, हाथ का, नाक काटने का, सब कुछ किया। किसी के खिलाफ FIR नहीं हुआ। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य किसी नारे को उदाहरण के रूप में कर दिया तो उनके खिलाफ FIR हुआ। तो मतलब ये सरकार बड़ी मेहरबान है जो हमारे ऊपर FIR की झड़ी लगी है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, जब भी कहीं अखिलेश जी का कोई दौरा होता है तो जिस विधानसभा में होता है तो उस विधानसभा के जो विधायक होते हैं मौजूद रहते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब मनोज जी का उनका जगह था लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं, वो पहले स्वागत कर लिए थे, ऐसा नहीं। वो क्षेत्र में सबसे पहले वो स्वागत वही किए थे, उसके बाद हमारे कार्यक्रम में आए थे। ऐसी कहीं कोई बात नहीं। तो ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो साफ तौर पर उनका कहना है कि कांशीराम का विचारधारा हो या लोहिया की विचारधारा हो, दोनों को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और लगातार पिछड़ों की और सभी की बात को आगे रखकर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। कैमरा पर्सन साहनी के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और अगली खबर है हाथरस से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें पति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस ने पति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर के सिकंदराबाद नेशनल हाईवे 91 के लोहारली टोल प्लाजा पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के समर्थकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि मामला मंगलवार की शाम का है। मारपीट की घटना CCTV में कैद हो गई। बीजेपी नेता के समर्थकों की दबंगई से टोल कर्मी दहशत में है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई और पुलिस मुठभेड़ में बदमाश शकील के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। लूट के मामले में यह आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन मुठभेड़ के बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो लूट के मामले में आरोपी फरार चल रहा था। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच इस मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश शकील के पैर में गोली लगी है। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर मजदूर साहिबाबाद स्टेशन पर भारी संख्या में एकत्रित हुए और अब दिल्ली के रामलीला मैदान में जाने की तैयारी में जुटे हैं। मजदूरों ने सरकार से महंगाई कम करने की मांग की है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।